हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सी टेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीएफ 2005 को पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीएफ 2005 बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है, और ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ होगा सी टेट का जिसमें एनसीएफ से क्वेश्चन ना पूछा हो। तो दोस्तों, सी टेट से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं एनसीएफ 2005। तो दोस्तों, आइए देखते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहा जाता है, चाहे एनसीएफ को नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहा जाता है। एनसीएफ का फुल नेम क्या है? तो एनसीएफ का फुल नेम है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। जो हो गया एनसीएफ 2005 का नाम, और इसे हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बारे में एनसीएफ 2005 में चर्चा किया गया है। क्या चर्चा किया, एक बार फिर से आप लोग देखिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति, तो यहाँ ये मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में बताया गया है। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है, भाषाओं में भी किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2005 के अनुसार शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो जैसा कि एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि स्कूली शिक्षा जो है पाठ्य पुस्तक न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? तो एनसीएफ 2005 का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। भाषाओं में भी किया गया है, इसका प्रयोग भाषाओं में किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। तो किसके अध्यक्षता में 2005 तैयार किया गया एनसीएफ 2005? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम देखेंगे। तो अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या क्या है। तो दोस्तों, इसमें पहला है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जैसा कि दोस्तों इसमें बताया गया है, जो ज्ञान होता है उसे स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। जैसे दोस्तों, बच्चों को नई स्कूल के बाहर की नई नई चीज़ें दिखाना, टूर पे ले जाना, बच्चों को इतिहास से जुड़ी कहानियाँ दिखाना। जैसे मान लीजिए बच्चों जब टूर पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए लाल किला देखने गए, तो वहाँ उसकी पूरी जानकारी किसने बनाया, क्या है, कहाँ पे है, कैसे है, ये सब का जानकारी मतलब इतिहास के द्वारा, मतलब जब बालक भ्रमण करेंगे स्कूल के बाहर तो इन सबको जानेंगे, परखेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये होता है ज्ञान को स्कूल बाहर से जोड़ा जाए। तो ये हो गया एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए।
मतलब पढ़ाई जो है उसे रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। रट कर याद करने से, मतलब रट कर याद करना गलत तरीका है। याद याद करना, कंठस्थ करना, ये सब गलत तरीका है। तो इसे रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, पाठचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो। तो दोस्तों जैसे 2005 कहता है कि शिक्षा जो है पाठ पाठचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो। मतलब इस इसका मतलब ये हुआ कि जो पाठचर्या होती है पाठ्य पुस्तक न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो वर्तमान में शिक्षा जो है बाल केंद्रित है, तो एनसीएफ भी शिक्षा को बाल केंद्रित करने की। तो दोस्तों इस तरह से एनसीएफ भी कहता है कि पाठचर्या पाठ्य पुस्तक ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए। और दोस्तों पाठचर्या शिक्षक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित भी तरीका गलत है, तो इस समय शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग टॉपिक समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इस पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये जो पॉइंट हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं हर पेपर में। आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे देख लीजिएगा। अगला 5वां पॉइंट है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जब भी आप लोगों को देखिएगा, जब भी क्वेश्चन पेपर देंगे उसमें ये लाइन जरूर आप लोगों को मिलेगी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना। और ये बहुत ही अच्छी तकनीक होती है। विभिन्न प्रकार के से जब जोड़ के पढ़ाएंगे बच्चों को तो और भी ज़्यादा बच्चे सीखेंगे और ही आसानी से सीखेंगे। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से 5 पॉइंट के देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहला पॉइंट हो गया कि ज्ञान को एनसीएफ 2005 या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत में क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा पॉइंट है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। और दोस्तों अगला तीसरा पॉइंट है कि पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला पॉइंट है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। 4 पॉइंट तक हम लोग देख चुके हैं। ये रहा चौथा पॉइंट। और दोस्तों 5वां पॉइंट में ये दोस्तों चौथा पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट में दिया है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। तो दोस्तों राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि जो स्कूल और कॉलेज में सरकारी संपत्तियां जैसे मेज, कुर्सी, दीवार आदि बच्चे तोड़ने फोड़ने लगते हैं, तो इसके प्रति अध्यापक उन्हें सिखाए, बताए, समझाए कि बेटा ऐसा नहीं किया जाता है। और जब ये अभी से मतलब ये सब सीख रहे हैं, कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं, मेज तोड़ रहे हैं, दीवारें तोड़ रहे हैं, जंगले तोड़ रहे हैं, तो दोस्तों ये आगे चल के और भी ख़तरनाक हो सकते हैं अगर इन्हें समझाया बताया नहीं जाएगा। तो ये आगे चल के मान लीजिए कहीं बस तोड़ने लगे, फोड़ने लगे तो और बड़े अपराधी बन जाएंगे। कहीं ट्रेन में आग लगा दिए जब यही हाल रहेगा तो इसलिए इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करें। मतलब बालक को शुरू में ही समझाएं, बताएं कि ये सरकारी संपत्ति नहीं है, ये सब हमारी ही संपत्ति हैं, हमारे ही टैक्स से ये सब बनाया गया है और इसे तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। तो ये हुआ राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना बताया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरी टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत पूरी टॉपिक समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। ये आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, एनसीएफ 2005 या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था।
एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार या प्रोफेसर यशपाल भी इनको कहा जाता है के नेतृत्व में किया गया था। इनका प्रमुख लक्ष्य था आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति कराई जाए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी लाइन कहा है प्रोफेसर यशपाल जी ने। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोग कि इसमें इनका प्रमुख लक्ष्य था आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर पढ़ाना। मतलब बालक को अवसर देकर पढ़ाएंगे और वो बालक अपने अनुभव से खुद से सीखेगा और उसे अवसर देंगे तो और भी ज़्यादा सीखेगा और भी अच्छा करेगा। और बालक स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। स्वयं से जब बालक कोई भी कार्य करता है तो उसमें वो पूरे कार्य को अच्छे से सीखता है, जानता है और करके अवसर बालक को ज़रूर देना चाहिए और बालक को स्वयं से भी मेहनत करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि बताया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता और कौशल अपने सब में क्षमता और कौशल होते हैं और हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए, देना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। तो आइए देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। दूसरा, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्र का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव में बताया गया है कि किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। किसी भी सूचना को ज्ञान नहीं मान लेना चाहिए, उसे पढ़ें, उसके बारे में जानकारी हासिल करें, उसके बाद उसे मानें। दूसरा है विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा को शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब बालक को पढ़े। तो दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब जैसे बालक को पहले पेड़ दिखाइए, फिर उसे टहनियों के बारे में बताइए। तो ये हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर, जैसे कोई चीज़ उन्हें दिखाकर, स्वयं दिखाकर, मूर्त चीज़ कोई दिखाकर फिर उसे अमूर्त के बारे में बताएंगे, चिंतन करने के बारे में बताएंगे, कल्पना करके उसे बताएंगे कि देखो ये कल्पना करो कि ये ऐसा होगा, इसी आकार का ये होगा। जैसे बताएंगे उनको मूर्त चीज़, कोई किसी आदमी को आप लोग दिखा देंगे, ठीक, कि मतलब देखो ये आदमी जा रहा है। फिर उसे आत्मा के बारे में बताएंगे, ये अमूर्त हो गया। कोई मूर्त चीज़ दिखाएंगे, फिर जैसे आत्मा अमूर्त होती है, नहीं दिखाई देती, उसे अमूर्त के बारे में बताएंगे। तो मतलब पहले मूर्त दिखाएंगे, उसके बाद अमूर्त के बारे में बताएंगे। तो ये जो नियम है बहुत ही मतलब लाभदायक हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इन शिक्षण सूत्रों का जो है अधिक से अधिक एनसीईआरटी 2005 प्रयोग करने की बात करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। और सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। तो जैसा कि दोस्तों इसमें बताया गया है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में रखा जाए। मतलब बालक को सजा नहीं देना है, पुरस्कार भी देना है तो बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं देना है जिससे बालक गलत रास्ते पे जाए। अब मान लीजिए बालक है, अभी
दो में पढ़ रहा है, अब उसे 10,000 रुपये दे दीजिए पुरस्कार में। तो ये सब, ये ऐसे भी पुरस्कार नहीं देना है। इन सबों का बहुत ही सीमित रूप में प्रयोग करना है। बहुत बड़ी सज़ा भी नहीं देना है उसे, और बहुत बड़ा पुरस्कार भी नहीं देना है। आप यहाँ तक कि मतलब तो एनसीएफ ये भी कहता है कि बालक को डांटना भी नहीं है। ये सब बहुत ही सीमित रूप में प्रयोग करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। मतलब जो शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, बच्चों की पढ़ने पढ़ाने की गतिविधियाँ जो हैं, इसमें जो टीचर होते हैं, टीचर और अभिभावकों के बीच भी मतलब अच्छा संबंध होना चाहिए, ताकि बालक स्कूल कॉलेज में भी अच्छे पढ़ें और घर पे भी अभिभावक ध्यान दे बच्चे को कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसे सही रास्ते पे लाए। तो ये हो गया शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। अगला पॉइंट है एनसीएफ। अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा पर जोर देता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ें बताया है एनसीएफ। एनसीएफ 2005 चाहता है कि बिना बोझ की शिक्षा दी जाए बच्चों को। बहुत भारी बस्ता ना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोड बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये हुआ एनसीएफ 2005 का अंतिम पॉइंट। और ये आगे बढ़ते हैं और अगली पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण कार्य किए जाना चाहिए। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को जो है मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे बालक बहुत ही आसानी से सीखता है और बहुत ही जल्दी सीखता है मातृभाषा में। अगला पॉइंट है दोस्तों, विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षण प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। तो जैसा कि दोस्तों अगली पॉइंट में ही बताया गया था आप लोगों को कि शिक्षा बिना बोझ के मतलब बहुत भारी बस्ता उसे नहीं देना है, बहुत ज़्यादा उस पर लोड नहीं देना है, और बहुत मोटी किताबें भी शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। तो मोटी मोटी किताबें भी दोस्तों असफलता के प्रतीक हैं। बहुत ज़्यादा उसे लोड नहीं देना है, जिस हिसाब से बालक का स्तर है उसी हिसाब से उसको किताबें भी मिलनी चाहिए। तो ये हुआ पॉइंट। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। तो जैसे दोस्तों जो बताया गया है कि उपदेश देकर बच्चों को नहीं पढ़ाना है, वातावरण देकर बच्चों को पढ़ाना है। वातावरण में बालक बहुत ही अच्छी तरीके से सीखता है, बहुत ही आसानी से सीखता है। तो आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, बच्चों को स्कूल के बाहर जीवन से तनाव मुक्त हो वातावरण प्रदान करना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को एनसीएफ 2005 कहता है, बताया है कि बच्चों को स्कूल के बाहर के जीवन से तनाव मुक्त वातावरण देकर वातावरण प्रदान करना चाहिए। इसमें बालक बहुत ही आसानी से सीखता है और चारों तरफ का ज्ञान बटोरता है, चारों तरफ का ज्ञान पाता है। जैसे बालक टूर पर जाता है, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि बालक जब भी टूर पर जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखेगा, बहुत सारे ज्ञान उसको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। तो ये हुआ स्कूल के बाहर के जीवन से तनाव मुक्त वातावरण देकर उसे पढ़ाना चाहिए, ये एनसीएफ कहता है। आइए आगे अगला पॉइंट है दोस्तों, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। तो जैसे दोस्तों एनसीएफ 2005 कहता है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं भी पुस्तक चुनने का अवसर दें। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। तो क्या कहता है एनसीएफ दोस्तों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को भी बढ़ावा देना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, शिक्षक को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। अकादमिक संसाधन जो बच्चों के खेलने से संबंधित संसाधन होते हैं, नए नए उपकरण होते हैं, उसे समय पर पहुंचाया जाए ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। उम्मीद है दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। जो समुदाय होते हैं उसे
मानवीय संसाधन, मानव द्वारा जो प्रयुक्त किए जाने वाले संसाधन हैं उसे मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, एनसीएफ कह रहे हैं मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करें। दोस्तों, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार ही बालक को योग्यता के अनुसार बालक की मानसिक योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, शांति शिक्षा को बढ़ावा दें और महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करें। तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 कहता है कि शांति शिक्षा को बढ़ावा दीजिए और महिलाओं के प्रति आदर सम्मान की भावना रखें एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिससे बालक ये सब सीखें और जानें कि सबका आदर करना चाहिए और सबको। तो दोस्तों ने जो महिलाओं के प्रति आदर सम्मान और देने के बारे में जब अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो उसमें सीखेंगे। आप लोग उन्हें बताएं कि हाँ, किनका सबका आदर सम्मान करना चाहिए। ये सब कार्यक्रम आयोजन करके उन लोगों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। ये हमारा एनसीएफ कहता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि चौमुखी विकास, मतलब चारों तरफ से विकास हो, जिसमें बालक ज़्यादा सीखे, चारों तरफ से सीखे, चौमुखी विकास हो, बहुत कुछ सीखने का मौका मिले, उसे कहा जाता है चौमुखी विकास। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि बालकों के चौमुखी विकास पर भी आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों एनसीएफ 2005 कहता है कि सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण होना चाहिए, मतलब सबके प्रति किसी क्लास जो है सबके प्रति एक समान होना चाहिए। सबको मतलब एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। सबको एक नज़र से देखना चाहिए, ये नहीं किसी के साथ भेदभाव करें कि हाँ ये ऐसा है ये वैसा है। तो ये सब एनसीएफ 2005 कहता है कि सभी विद्यार्थियों को एक समान देखा जाना चाहिए और सबको समान वातावरण देना चाहिए, सबको समान शिक्षा देना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 कहता है। अगला पॉइंट है दोस्तों एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुगम करता है। तो जैसा कि दोस्तों बताया गया है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है अपितु शिक्षक एक सुगमकर्ता है, एक मार्गदर्शक है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि शिक्षक जो है शिक्षा का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक का दृष्टिकोण शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान स्रोत अपितु ऐसे मतलब मार्गदर्शन के रूप में या सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध भिन्न उपायों द्वारा बच्चों की सहायता कर सके, बच्चों हेतु सहायता हो। आइए अगला पॉइंट देखिए। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है और सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर
अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। तो दोस्तों एनसीएफ द्वारा भी कहता है कि बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। तो ये लाइन भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। आप लोगों को ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जहाँ भी ऑप्शन में सक्रिय रूप से बालक सीख रहा है, सक्रिय रूप से बालक को सिखाना चाहिए, बालक स्वयं से सीख रहा है, ये सब पॉइंट कहीं भी आप लोगों को देखें तो ये पॉजिटिव टाइप ऑर्डर हैं, आप लोग इसे सही टिक करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है? तो रचनावाद से। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है? तो रचनावाद की प्राप्त होती है, समझ प्राप्त होती है। अगला है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता या सुगमकर्ता या मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। ये हमारा एनसीएफ कहता है कि शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता होना चाहिए, सुगमकर्ता होना चाहिए और मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को बता दिया गया है कि एनसीएफ 2005 यानी एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका हिंदी नाम हो जाएगा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। अगला देखिए, अगला पॉइंट दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद या मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक एनसीएफ आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे से बताया गया है। आप लोग 2 से 3 बार इसे देखिए, पेपर में दोस्तों बहुत क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से बनते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी होगा पेपर देने में आप लोगों को। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट बचा है दोस्तों, इसे देख लीजिए आप लोग। एनसीएफ 2005 में कहता है कि एनसीएफ 2005 बल देता है कि किस पे बल देता है? तो एनसीएफ 2005 करके सीखने पर ज़्यादा बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा फोकस करता है। और एनसीएफ 2005 ये भी कहता है कि बालक स्वयं से करके सीखें और करके सीखें तो बालक बहुत ही अच्छे से सीखेगा, बालक बहुत आसानी से सीखेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हम लोग का टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये। इससे बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन बनते हैं सीटेट पेपर में, और कोई भी पेपर आप लोग उठा के देख लीजिए, सीटेट में ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें एनसीएफ से पूछा ना हो। और बड़ी आसानी से एनसीएफ समझाया है, और एनसीएफ को पढ़ के आप लोग 2 से 3 बार पढ़ के जाइएगा, बहुत ही आसानी होगा पेपर देने में दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एनसीएफ 2005 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल ऑफ यू, गुड बाय।